फिर से वो बनो जो तुम हो, पंजे बाहर निकालो शेरनी की तरह। ऐसे कभी कभी बात सही गलत की नहीं बल्कि गलत और कम गलत की होती है। एक और बानगी देखिए, क्योंकि पहले धंधा मर्द संभालते थे, अब बचे नहीं। भरोसा वही तोड़ते हैं जिन पर भरोसा किया जाता है। ये तमाम बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये अहम डायलॉग है हालिया रिलीज वेब सीरीज आर्या के। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी और मैं हूं दामिनी यादव। आज आपसे बात करूंगी इसी बारे में। जल्द ही हम होंगे इस सीरीज के दोनों लेखकों अनु सिंह चौधरी और संदीप जी के साथ। तो सबसे पहले आते हैं आर्या की कहानी पर। आपको पता है आपकी मम्मी डॉन है, डॉन। भरोसा वही तोड़ते जिन पे भरोसा किया जाता है। फिल्म की लीड कैरेक्टर आर्या सरीन की दुनिया अपने पति तेज सरीन, 3 बच्चों और अपने पेरेंट्स और खास दोस्तों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तेज आर्या के भाई संग्राम और दोस्त जवाहर के साथ मिलकर उनका ड्रग का बिजनेस संभालता है, जिसमें अफीम का इस्तेमाल दवाओं के रूप में लिमिटेड तरीके से होता रहा है। लेकिन संग्राम और जवाहर को अपने अराइवल ड्रग माफिया शेखावत के मुकाबले अपना बिजनेस पिछड़ा हुआ लगता है और वो हीरोइन के धंधे में भी हाथ आजमाना चाहते हैं। तेज जिसके सख्त खिलाफ है। यहाँ से शुरू हुआ मतभेद तेज सरीन की मौत तक पहुंच जाता है और इसके बाद जब लोग तेज की देनदारी के सिलसिले में आर्या को परेशान करना शुरू कर देते हैं तो ये काम संभालना पड़ता है आर्या को। साथ ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले भी आर्या को सांस नहीं लेने देते। यहाँ से आर्या के रूप में एक ऐसी औरत की जिंदगी के शेड सामने निकल कर आते हैं, कल तक जिसकी दुनिया सिर्फ उसका परिवार था, लेकिन आज उसी परिवार को पूरी दुनिया से बचाने की चुनौती है। साथ ही बेहद प्यार करने वाले पति की हत्या का राज भी आर्या को चैन नहीं लेने देता। इसके बाद शुरू होता है सिलसिला एक के बाद एक राज और उसके पर्दाफाश का। कहानी में सस्पेंस है, थ्रिल है, इमोशंस है, क्राइम है, लेविश लाइफस्टाइल और बिजनेस घरानों की पेचीदगियों की झलक है। ये बात बस यहीं तक, क्योंकि अब अगर सारा राज हम खोल देंगे तो फिर सीरीज में आप क्या देखेंगे। मटके की मिट्टी से भी पक्के हैं आप आर्या जी। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो पहले क्यों नहीं संभाला तूने हमारा धंधा? क्योंकि पहले धंधा मर्द संभालते थे, अब बचे नहीं। अब बात आर्या की स्टार कास्ट की। तो ये सीरीज सुष्मिता सेन के एक लंबे अरसे के बाद बतौर एक्ट्रेस कमबैक की वजह से काफी चर्चा में रही है और सुष्मिता ने अपने इस डिजिटल डेब्यू से वाकई ये बात साबित कर दी है कि फिल्म इंडस्ट्री ने उनकी ग्लैमरस इमेज को ही ज्यादा भुनाया, लेकिन वे एक बेहद टैलेंटेड अभिनेत्री भी हैं। बिजनेस क्लास फैमिली की स्टाइलिश और फिटनेस फ्रीक लेडी के अलावा 3 बच्चों की मां के रूप में उन्होंने आर्या के किरदार में जान डाल दी है। उनके बगैर चीखे चिल्लाए बेहद सोबर तरीके से डायलॉग बोलने का स्टाइल, आंखों की गहराई और चेहरे के हाव भाव से लगता है कि वे सुष्मिता सेन नहीं बल्कि वाकई आर्या सरीन ही हैं। सुष्मिता की चार्मिक फिटनेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमबैक की ही बात करें तो बात तेज सरीन की यानी चंद्रचूड़ सिंह पर भी लागू होती है, क्योंकि वे भी एक अरसे के बाद स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और अपने रोल में पूरी तरह से फिट हैं। हालांकि उनकी स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी कम है और जहां तक बात है स्क्रीन टाइमिंग की तो ये बात सीरीज़ के बाकी आर्टिस्ट्स पर भी लागू होती है, जैसे मनीष चौधरी, सिकंदर खेर वगैरह। लेकिन एक्टिंग सिर्फ ढेर सारे डायलॉग बोलने का नाम नहीं है, बल्कि पूरी शख्सियत खामोशी से इसमें इन्वॉल्व होती है। ये बताता है दौलत के रूप में सिकंदर खेर का किरदार। सीरीज के दूसरे किरदार है माया सरोज, जयंत कृपलानी, एलेक्स ओनेल, नमित दास, अंकुर भाटिया, विकास कुमार, सोहेला कपूर, प्रियाशा भारद्वाज, फ्लोरा सैनी और विश्वजीत प्रधान। अपने अपने रोल में पूरी तरह से फिट ये कास्ट अपनी मौजूदगी को खोने नहीं देती। इनमें से एक विदेशी सिंगर कंपोजर के रूप में एलेक्स ओनेल का किरदार भी खासा लुभाता है। वे सीरीज में संस्कृत के कठिन श्लोक बोलते और भगवत गीता का जिक्र बड़े शानदार तरीके से करते हैं। आर्टिस्ट में से गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं आर्या के बच्चों के किरदार के रूप में चाइल्ड आर्टिस्ट प्रत्यक्ष पवार, वृत्ति और वीरेन।
खासतौर पर आदि के रोल में प्रत्यक्ष ने एक छोटे से बच्चे के डर को दिखाते हुए साबित कर दिया है कि वे अपनी उम्र से बड़े कलाकार हैं। हाँ, अब बात इसके तकनीकी पक्ष के बारे में। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई आर्या के सीजन 1 में कुल 9 एपिसोड हैं, जिनमें से हर एक लगभग 55 मिनट के आसपास है और कहानी प्रभावित है स्पेनिश सीरीज पेनोसा से। इस सीरीज में बिजनेस घरानों की लाइफस्टाइल, उनकी अराइवली, पोलो गेम, सिगार के कश लेते लोग और दूर से चमकीली लेविश लाइफस्टाइल के पीछे छिपे रिश्तों का सूनापन खूब नजर आएंगे। पृष्ठभूमि राजस्थान की है तो वहां की खूबसूरत लोकेशन को दिखाता कैमरा वर्क और सिनेमेटोग्राफी प्रभावित करती है। कहानी में पुरानी फिल्मी गीतों और कुछ कविताओं का इस्तेमाल भी अच्छा प्रयोग है। कुछ जगहों पर कहानी की सुस्त रफ्तार के अलावा सीरीज में जबरदस्ती कमियां निकालने की जरूरत हमें महसूस नहीं हुई। हाँ, एक बात जरूर खटकी कि क्या बिना सेक्स सीन्स डाले या खून के थक्के दिखाए आजकल वेब सीरीज बनाई ही नहीं जा सकती। तुम मुझ पे भरोसा करती हो कि नहीं आर्या? तुम तैयार हो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ जाने के लिए? He's going to be late again, huh? Come on, guys. सीरीज को लेकर आए हैं राम माधवानी, जो कि अपनी फिल्म निर्जा के लिए फेमस हैं। निर्देशन में उनका साथ दिया है संदीप और विनोद रावत ने। कहानी को कलम से उतारा है अनु सिंह चौधरी और संदीप सिंह श्रीवास्तव ने। तो चलिए आगे बात करते हैं सीधे इन्हीं से। अनु जी, संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर पर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया दानी। अनु, सीधा सवाल मेरा सबसे पहले आपसे है कि ये पेनोजा को आर्या में कन्वर्ट करना कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा, वो भी तब जब इस रोल में खासतौर से सुष्मिता जैसी अदाकारा हैं। मुझे लगता है कि इस सवाल का बेहतर जवाब संदीप दे पाएंगे, क्योंकि मुझसे बहुत पहले से अडाप्टेशन की इस प्रक्रिया में वो जुड़े हुए थे जी। और इसलिए हम वो सवाल हैंड ओवर करेंगे। और दूसरा जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि सुष्मिता जैसी अदाकारा हो, सच बात तो ये है कि जब हम राइटर्स काम शुरू करते हैं तो हम सिर्फ किरदार के बारे में सोचते हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उस किरदार को निभाएगा कौन। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ किरदार को का सुर सही पकड़ना होती है। किरदार की वो एक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो किरदार का सुर सही पकड़े। तो हमें बल्कि उस जिम्मेदारी से निजात दे दी जाती है। तो आपके सवाल के दूसरे हिस्से के जवाब के तौर पे बस मुझे इतना कहना था। लेकिन संदीप आपको बड़ी मजेदार कहानी बताएंगे पेनोजा की लंबी जो है अडेप्टेशन की। उधार लेकर मैं आपकी तरफ सरका रही हूँ। बेसिकली ये जो आप अभी देख रहे हैं जो स्ट्रीम हो रहा है, इस पे काम जो लिखाई का जो काम था वो शुरू हुआ 10-11 साल पहले, कम से कम 2011 के करीब। एंडमोल शाइन ने मुझे ओपन किया था, कहा था कि ये सीरीज है, इसे हम फिल्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिल्म बनानी है। सो आई हैड कंप्रेस्ड द होल सीरीज इनटू अ फीचर फिल्म। तो ये जो दुनिया आप देख रही है इस सीरीज में, ओपियम वर्ल्ड और ये जो फैमिली, ये इनको जो कैरेक्टर्स हैं जो कंसीव किए थे उस वक्त, जो एक्चुअली ठीक हुआ क्योंकि काम थोड़ा आसान हो गया। और ऑब्वियसली लॉन्ग फॉर्मेट में आने के बाद और भी बहुत सारी चीजें जो हम फिल्म में नहीं कर पा रहे थे, करने की आजादी हमको मिल गई। और तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, उस समय काम शुरू हुआ था और मैं तब से अभी तक इसमें इस सीरीज पे काम कर रहा हूँ। ये खत्म ही नहीं होता। तो इतना सारा हो गया, क्या वजह रही? संदीप खत्म हो गया, पहला सीजन खत्म हो गया, अब हम दूसरे सीजन की तैयारी करेंगे। दूसरे सीजन को करेंगे, हाँ, जिसका हमें इंतजार है। तो और मुझे सिर्फ इसमें क्यों लगा 10-11 साल, मतलब वो बहुत लंबा पीरियड होता है, तो इतना वक्त क्यों लग गया इस कहानी को? इसकी वजह ये है कि फिल्म बनते बनते रुक गई। हम लोग फिल्म शूट करने जा रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से फिल्म की शूट हो नहीं पाई और उसके बाद एक लंबा अरसा आ गया, क्योंकि जब आप फिल्म बना रहे होते हैं, आप एक एक्टर को रोक पिट करते हैं, कन्विंस करना होता है उन्हें, कोई कन्विंस हो जाता है। उसके बाद अगर फिल्म नहीं बन रही होती है तो फिर वही मशक्कत शुरू होती है और उसके बाद लोगों के इंटरेस्ट भी थोड़े डैम्पन होने लगते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और इस तरह से बात रह गई, अटक गई। लेकिन कहीं पे था कि कुछ ना कुछ इसके साथ होना चाहिए। फिल्म अगर बन सके तो कब बनेगी। बीच में फिर एक 4-5 साल पहले फिर सुगबुगाहट शुरू हुई थी कि शायद अब मौका है, एक और एक्टर तैयार है, शायद अभी काम हो सकता है। लेकिन वो बात भी सिर्फ मटेरियलाइज नहीं हो पाई।
ठीक और है। फाइनली जब सीरीज बनने की बात आई तो अच्छा लगा कि जो मेहनत की थी उस वक्त इन टर्म्स ऑफ अडैप्टिंग द होल सीरीज फ्रॉम यू नो बीइंग अ डच सीरीज का टू किरदार जो आपने कॉन्टेक्स्ट। डेवलप किया, इसमें मतलब डेवलप करते हुए आपके जहन में कहीं ये था कि ये किरदार सुष्मिता के हिस्से जाने वाला है? नहीं नहीं नहीं, जो अनु ने कहा वो बिल्कुल सही है कि किरदार ऐसे नहीं सोचते हैं हम लोग कि ये किसी एक्टर को दिमाग में रख के उसके आसपास ताना बाना बनाया, ऐसा नहीं होता। जी कैरेक्टर को पुख्ता किया जाता है, कैरेक्टर अच्छा बन जाए, उसके बाद देखा जाता है कि कौन इस किरदार को निभा सकता है, और ऑप्शंस होते हैं 2 3 4, तो जो जहाँ पे मतलब बात बनने लगती है वहां पे फिर काम शुरू हो जाता है। जी, हम इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत रहे दामिनी की आर्या का किरदार जिस तरह से सोचा गया था, जिस तरह से कंसीव किया गया था, उसमें बाकी लेयरिंग हम सबकी अपनी अपनी जिंदगियों से आई। मैं हमेशा कहती थी कि ये राइटर्स रूम जो था वो यिन एंड यांग का परफेक्ट मिक्सचर था, मतलब फेमिनिटी और जो दुनिया हम पकड़ रहे थे, जिसकी बहुत सटल तरीके से पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे पेट्रियार्कल दुनिया की, तो वो बहुत बहुत खूबसूरत सम्मिश्रण था यिन एंड यांग का। और हम इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत रहे कि सुष्मिता ने जैसे ही वो किरदार अपनाया, वो उस किरदार मतलब वो बिल्कुल स्लिप इन कर गई उसके कैरेक्टर में, और आर्या हो गई वो, मतलब अपने आप आर्या हो गई। और इसीलिए मुझे मैं समझ सकती हूँ कि आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से, इतनी सहजता से उस किरदार को उन्होंने अपना लिया था कि लगा ही कि जैसे ये लिखा गया उनके लिए। 9 एपिसोड मैंने पर्सनली देखे हैं, और अनुजी आपकी किताबें मैं पहले भी पढ़ती रही हूँ, आपको बहुत बेहतरीन लेखिका हैं। तो एक चीज मुझे बताइए कि जो आर्या का किरदार है, एक महिला का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है वो, और खासतौर से मतलब आप खुद भी एक महिला लेखिका हैं, तो क्या कहीं कोई मतलब मदद मिल पाई उस किरदार को और उभारने में? जाहिर है हम अपने अपने अनुभव, अपने अपने एक्सपीरियंसेस तो लेकर आते ही हैं, और जो कहानी लेखन होता है वो बहुत बहुत आइसोलेटिंग प्रोसेस होता है, और यूनिडिमेंशनल प्रक्रिया होती है कि जो लेखक के दिमाग में चल रहा होता है उसके अनुभवों से निकल के आया हुआ होता है। जब आप सीरीज पे काम कर रहे होते हैं जहां पर सिर्फ अकेले आपकी सोच काम मतलब आप वो ये जो लेखन होता है ना, राइटर्स रूम का लेखन होता है, वो बड़ा मजेदार, मतलब वो जैसे ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट किया जाता है ना, जिसमें सबके नोट्स को सही पकड़ के तालमेल बिठाना, तो उसमें कंडक्टर की एक बड़ी खास भूमिका होती है, हर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले की बड़ी खास भूमिका होती है। तो ये उसी तरह का आप समझ लीजिए कि अगर मैं ये उदाहरण ले सकूं तो, और सही उदाहरण है तो उसमें मेरे तजुर्बे कहाँ काम आए उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस, और ये भी सच है कि मैं अकेली वुमन राइटर थी, मतलब महिला, हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में इस तरह से, लेकिन क्योंकि वो टीम पूरी इस तरह की थी, और बहुत खूबसूरती से वो सेफ स्पेस दिया गया जहां हम खुल के बात करते थे, अपनी पसंद के गाने सुनते थे, अपने अनुभवों के बारे में बात करते थे, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से खूब सारा बोरो करने की कोशिश करते थे, स्पेशली जहां ग्रीविंग सीन या बहुत इंटेंस सीन होता था। और मैं इस चीज को लेकर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खास तौर पे कुछ सीन्स में जहां आर्या माँ है, जहां आर्या एक सहेली है, पत्नी है, वहां पर मुझे पूरी छूट दी गई और बहुत भरोसा दिया गया संदीप की तरफ से और बाकी टीम की तरफ से कि थोड़ा सा मैं अपना जो अपनी बाउंड्री है उससे निकल के और खुल के लिख सकूं। तो इतना ही काम आया जहां पर मतलब मेरी सबसे बड़ी सीख जो है वो ये है कि ये तालमेल किस तरह से बैठता है लेखन में, ये अपने आप एक क्रिएटिव प्रोसेस में कोलैबोरेशन क्या होता है। आर्या मेरे लिए सबसे बड़ा वो सबक रही है जहां पर आप अपने अनुभव भी लेकर आते हैं और दूसरों के अनुभवों से भी सीखने का खूब मौका मिलता है। संदीप जी, मेरा सवाल अब अगला आपसे है, क्योंकि जैसा मैंने अभी हाल ही में कहा कि मैंने इसके पूरे 9 एपिसोड देखे हैं, पूरा सीजन इसका 1 मैंने देखा है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या मतलब जो आजकल चलन है बिना सेक्स सीन दिखाए या बिना मांस के लोथड़े और खून दिखाए, मतलब क्या कोई वेब सीरीज पूरी नहीं हो सकती? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? खासतौर से आर्या की कहानी में शायद इसकी नहीं जरूरत थी या बहुत ही कम जरूरत थी। ये आप पे डिपेंड करता है बेसिकली whether you want to succumb to the what the market is demanding or not.
अगर आपको लगता है कि आप बगैर ये सब दिखाए भी कहानी कह सकते हैं और लोगों को एंगेज कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन बैसाखियों की जरूरत है आप। हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जहां पे ये ऑल दीज थिंग्स बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो वहां पे मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर इस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन सिर्फ जस्ट टू अट्रैक्ट आई बॉल्स अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं पे आप खुद कन्विंस नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि किसी तरह से मतलब एक जमावड़ा इकट्ठा कर लिया जाए, ऑडियंस आ जाए, और इस हमारी कहानी की वजह से नहीं तो कम से कम इसकी वजह से। तो मुझे नहीं लगा कि हम लोगों को कभी इस चीज की कमी महसूस हुई कि हमको ये करना चाहिए। आई मीन वी नेवर नीडेड दैट काइंड ऑफ अ कवर, सो टू से, क्योंकि हमें पता था कि हमारे कैरेक्टर्स जो हैं, जो भी चरित्र हम लोगों ने गढ़े हैं, वो काफी स्ट्रांग हैं और अपनी बात कहने में सक्षम है। हर कैरेक्टर एक अपनी बात, उसकी एक आवाज होती है। तो जब आपको वो आवाज सुनाई देने लगती है, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं, लेखक एक समय में 10 किरदार जी रहा होता है और सबकी एक अलग आवाज होती है, बिल्कुल, सबका एक अलग लहजा होता है बात करने का, सबका एक अलग वोकैबुलरी होती है जो वो यूज करते हैं कैरेक्टर। तो जब आप उनसे जुड़ने लगते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग बन रहे हैं, इनको और कुछ मतलब करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अपनी बात कह पा रहे हैं और डायनामिक्स जो बाकी के कैरेक्टर्स में, अगर उसमें ड्रामा क्रिएट हो पा रहा है, तो क्यों इस तरह के मतलब रास्ते चुने जाएं कि जहाँ पे मतलब जस्ट फॉर टू सेंसेशनलाइज द होल थिंग। तो उसकी जरूरत हमें कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि कहानी इतनी अच्छी थी, सशक्त थी, और जो निकल के आ रहा था लिखाई में वो अच्छा लग रहा था। मतलब उसके जो रिएक्शंस आ रहे थे, कहानी सशक्त है, मतलब जाहिर सी बात है, एक महिला की कहानी है। तो मैं फिर से यहाँ लौटती हूँ, एक फेमस फिल्म का डायलॉग है कि मर्दों का जमाना रहा है और औरतों ने आफत की है। अब ऐसे में जब जो सुष्मिता यानी आर्या का जो किरदार है, वो हर एपिसोड को अपने कंधे पर लेकर चलता हुआ दिखाई देता है पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो आपको मतलब ऐसा लगा कि इस किरदार को बहुत ज्यादा उभारने के लिए बाकी के किरदारों को थोड़ा कम करने की जरूरत है? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं इस तरह की मतलब क्या कहें इसको, आई डोंट प्ले फेवरेट्स विद माय कैरेक्टर्स। इस तरह की पैशनिटी होती ही नहीं है। क्योंकि कैरेक्टर्स मजा तभी आता है जब एक कैरेक्टर अपनी जगह पे अच्छे से खड़ा हो और उसे दबाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि एक कैरेक्टर को उठाना है। वो कैरेक्टर जितना स्ट्रांग होगा, दूसरा कैरेक्टर भी उससे ज्यादा स्ट्रांग। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इस तरह का डर कभी था नहीं। और कॉन्टेक्स्ट भी तो था हमारे पास, इतना दिलचस्प, इतने लेयर्ड कॉन्टेक्स्ट थे, चाहे रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशंस का जो कॉन्टेक्स्ट हो, जो आर्या के पेरेंट्स के बीच का है, चाहे बच्चों के साथ जो रिश्तों का है, तो टीनेज में किस तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी है, जैसा कि मैंने कहा बिजनेस के जो मसले थे, उसके पीछे की जो गंदगी होती है और जो दुनिया होती है, जो करप्शन होता है। तो हमारे पास बहुत सॉलिड संदर्भ थे और उन संदर्भों से निकले हुए ये किरदार अपने आप में एक छोटा सा, आपने क्योंकि सीरीज देखा है, आपने शायद नोटिस किया होगा कि जो ग्रेस नोट के तौर पर भी जो एक किरदार आता है पीछे से, उसकी भी एक बहुत अहम भूमिका है। जैसे खान के साथ जो उसके पार्टनर को हमने सिर्फ एक सीन में देखा है, एक बहुत अहम भूमिका उसका जो उसके सुपीरियर आते हैं, उनका एक कॉन्टेक्स्ट है, उनकी एक बहुत अहम भूमिका है। तो कहीं भी किसी भी किरदार के साथ मुझे मतलब हम लोग शायद, और मुझे लगता है कि संदीप भी इस बात से सहमत होंगे, कि हमें इस बात की तसल्ली है कि हम लोगों को सब किरदारों को मुकम्मल आर्क्स देने का मौका मिला और सबके साथ न्याय हुआ, और कहीं कोई, जो संदीप ने कहा कि फेवरेट खेलने की गुंजाइश ही नहीं बची। अनु जी, आपकी किताबों के किरदार तो मैंने बहुत पढ़े हैं और उसमें आपने हर किरदार को बहुत अच्छे से उभारा है। खासतौर से जब कोई महिला किरदार आता है तो वो पूरी आजादी के साथ एक अलग पहचान के साथ आता है। अब मतलब जब हम बात करते हैं पर्दे की, तो समाज में और पर्दे पर, क्योंकि पर्दा समाज का ही एक मतलब चित्रण करता है, तो आपको वहां ये हिस्सेदारी, ये भागीदारी इतनी मजबूती से नजर आती है? बिल्कुल। और हम तो बल्कि उस दुनिया में रह रहे हैं जहां पर मतलब डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिफरेंट वॉइसेस अब आने लगा है। पिछले 5 सालों में मुझे लगता है कि सिनेमा के अलग अलग फॉर्मेट्स, मतलब स्टोरी टेलिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स ने ये गुंजाइश पैदा कर दी है जहां पर हर तरह की वॉइस और हर तरह की पॉलिटिक्स की गुंजाइश है। ये समझना और जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है और हम कौन सी पॉलिटिक्स के
साथ खड़े हैं। बाय पॉलिटिक्स में मेरा कहने का मतलब कतई ये नहीं है कि सिर्फ आइडियोलॉजी के टर्म्स में, मतलब आपकी सोच क्या है और वो सोच किस तरह से आप पेश करना चाहते हैं। तो अभी तो इतनी गुंजाइश है कि हर तरह के रिप्रेजेंटेशन की कहानियां जो है वो निकल के आ रही हैं, और सशक्त महिला किरदार हम खूब नजर आ रहे हैं। तो हम तो बहुत अच्छे वक्त में हैं जहां पर इस तरह की कहानियों की, और मुझे लगता है, संदीप माफ कीजिएगा अगर मैं मतलब इफ आई एम ओवरस्टेपिंग, बट आई डू थिंक दैट दिस वाज द राइट टाइम फॉर आर्या। 10 साल पहले आर्या के लिए सही वक्त नहीं था। अभी हाँ बिल्कुल, मतलब हम स्टोरी के कंज्यूमर्स के तौर पे भी और स्टोरी टेलर्स के तौर पे भी मतलब ज्यादा मजबूती के साथ इस किरदार के साथ खड़े होने को और उसकी कहानी को बेहतर तरीके से समझने को अब ज्यादा तैयार हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से, क्योंकि शायद ऐसा होता कि लोगों को, सॉरी जी प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्योंकि वो जो आप बोल रही है ना कि ये वक्त बिल्कुल सही है आर्या के लिए इस समय, सही है, कहीं काफी हद तक ये बात सही है, क्योंकि होता कि पहले भी हम वही करते जो हम सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ वुमेन कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हमारी सोच वही होती। लेकिन हो सकता है कि वो जो कहा जाता है ना अहेड ऑफ टाइम शायद हम लोग हो जाते और इस तरह का रिसेप्शन नहीं मिलता जैसा अब मिल पा रहा है। सो आई टोटली अग्री विद व्हाट अनु इज सेइंग कि अभी ये जो टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट है सर। जी संदीप जी, हिंदी में हम कहते हैं गद्य और पद्य, ठीक है, यानी कि स्क्रिप्ट और लिरिक्स इन दोनों में ही आप समान दखल रखते हैं, और इसकी झलक हमें मतलब आर्य में मिली भी है, जहाँ कविताओं का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, श्लोकों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों को हम बड़े म्यूजिकल वे में देखते हैं। तो ये कहीं आपका आइडिया था, क्योंकि आप दोनों में बहुत नहीं, अनु ने काफी काम किया इनफैक्ट इस पे। अच्छा, अनु वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस। ये तो I was just borrowing from what I was getting। there was this very interesting thing जो हम लोग करते, मतलब जो ब्रीफ हमें मिल रहा था और जो वाइब मिल रहा था, और एक्चुअली मैं भी बहुत क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, और एक कंडक्टर होता है जो कि शो रनर होता है राइटर्स रूम में, जो कि इन अ लिटरल सेंस एक्चुअली इज कीपिंग एवरीथिंग टुगेदर। ये इंश्योर करता है कि सारी आवाजें जो है, सारे वॉइसेस हैं, सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स जो है वो निकल के आ रहे हैं कोलैबोरेटर्स के टर्म पे के तौर पे। तो ये आइडिया, जो म्यूजिक का आइडिया, मुझे लगता है कि मतलब हम सब पैशनेट हैं, बहुत पैशनेट है, मैं और संदीप। तो हम लोग राइटर्स रूम की हम लोग का सेशन शुरू होता था, जब तक 10 गाने बज ना जाए तब तक स्क्रिप्ट पे काम शुरू होता नहीं था। तो वो बड़ा मजे, हाँ, तो वो, और बाकी जो श्लोकों के तौर पे, मतलब गीता के श्लोकों के तौर पे आपने देखा, वो शायद आपने राम का वो मैं कहती हूँ कि वो सिग्नेचर स्टाइल में मोटिव है, जो कि आपने शायद नीरजा में भी देखा होगा, जहाँ महामृत्युंजय के साथ एक्चुअली क्लाइमैक्स वो पूरा चलता है। तो ये उनका क्विंटेसेंशियल स्टाइल है, जो हमने जितना हो सका अपनाया, उस पे काम किया, जितना ब्रीफ मिला उसके हिसाब से। ये खूबसूरत भी लगा है। अब मुझे हम लोगों को खुशी है कि आपको मजा आया। अच्छी बात है, क्योंकि इस पे काफी बहस हुई थी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट आई एम ग्लैड दैट एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट, एंड इट ओरिजिनली इट केम फ्रॉम राम, एंड इफ इट इज वर्किंग आउट, नथिंग लाइक इट। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप सारे मतलब बजाय गेंद को किसी एक के पाले में रखने के कथाकार सिर्फ कहानी का और जो लिरिक्स की समझ रखता है वो कहे, आप सब ने मिलने जुलने रंगों से इसको बहुत खूबसूरती से उभारा है। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? क्योंकि सुष्मिता का भी ये डिजिटल डेब्यू है और आर्या जैसी कहानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो आप एक्चुअली हमारा भी डिजिटल डेब्यू है, राइट? अच्छा, मतलब मेरा तो डेब्यू ही है। नहीं, मैंने गुड गर्ल शो बनाया था। हाँ, गुड गर्ल शो तो मैं कर चुकी हूँ। सॉरी। प्लेटफॉर्म को आप किस तरह की संभावना के रूप में ले रहे हैं? संदीप, आप पहले बताइए। तो मुझे क्या लगता है कि एज ए राइटर हमें काफी ज्यादा स्कोप मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने का। फिल्म में हमेशा ये होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, सीन बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ड्यूरेशन कम है, इसमें ही करना है, तो एक बहुत अच्छा सीन जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता था वो भी ड्रॉप कर दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अच्छे सीन्स इकट्ठे एक साथ प्ले किए जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब नहीं है कि यहाँ एलिमिनेशन नहीं होता, यहाँ भी होता है, बट आपके पास एक बड़ा कैनवस है तो आप उसमें रंग ज्यादा भर सकते हैं। और एक राइटर के लिए तो मतलब एक होता है नोवेला, एक होता है नॉवेल, तो आप जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जितना ज्यादा करना चाहते हैं,
वो अच्छा है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ गुड स्पेस फॉर अ राइटर टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड टेल मोर ऑफ दैट सेम स्टोरी, जी, क्रिएट मोर कैरेक्टर्स एंड हमारी जिंदगी में इतना फिल्म में आपको एक फोकस रखना होता है कि यही इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ बुनना जाता है, जबकि बहुत सारी चीजें हैं जो लेयर्स जो होती हैं वो चल रही होती हैं आपके आसपास, जी, वो आप कर नहीं पाते। अनु, आप किस तरह से? मेरा तो मतलब संदीप की बात को ही आगे बढ़ाते हुए दरअसल मुझे तो मतलब ये समझ में आता है जो कि हम सब एक्चुअली अब कंज्यूम करते हैं OTT पे, डिजिटल स्पेस पे ही, तो एक तो वक्त की जरूरत भी है, तो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिव ग्रेटिफिकेशन जो एक राइटर के तौर पे मिलता है वो तो है ही, और दूसरा एक तो लालच भी होता ही है एक स्टोरी, किसी भी स्टोरी टेलर को, कि लगता है कि अच्छा इससे ज्यादा और ज्यादा दर्शकों तक कहानी को पहुंचने का मौका मिले जो आप इतनी शिद्दत से क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो दर्शकों की एक नई दुनिया ही खुल रही है, और मतलब क्रिएटिवली जो ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है वो तो है ही, उसका आउटकम भी तुरंत नजर आ रहा है। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हालांकि हम सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि हम ज्यादा कुछ कह पा रहे हैं, बट चैलेंज भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि पेशेंस नहीं रहा है लोगों में। अगर चीज आप गिरफ्त में नहीं रख पा रहे हैं तो आप लाख सीन, मतलब 4 सीन और लिख लीजिए, लेकिन अगर आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो लोग तुरंत आगे निकल जाएंगे, फॉरवर्ड कर देंगे या स्किप कर जाएंगे। तो इट्स बिकम फार मोर चैलेंजिंग आल्सो एट द सेम टाइम, एलिमेंट ऑफ थ्रिल ही ज्यादा बढ़ी है। जी बिल्कुल। तो वही है ना कि जो आप वही, क्योंकि सबको थ्रिल चाहिए, खट बिंज वॉच का जमाना है, सब हम लोग सब एक साथ ही सब कुछ देखना चाहते हैं, तो लिखने में भी ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसके बाद फिर वो हमारे पास टेम्पलेट्स भी आते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर, जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर नहीं 5 एक्ट, तो इतनी देर पे ऑडियंस छोड़ देते हैं, तो इसलिए उतनी देर पे एक मतलब एक इंस्टिंक्टिव राइटिंग की गुंजाइश होती है, उसके साथ थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको समझौता करना पड़ता है और फिर केटर करना पड़ता है फॉर्मेट के लिए लिखने पे, पर वो अपने तरह का अलग चैलेंज है जो कि जिसमें अपना मजा है। चलिए अनु जी, संदीप जी, हमारी बात छोटी सी रही लेकिन बहुत मजेदार, बहुत दिलचस्प रही। आप दोनों से बात करके बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया द वाइड को वक्त देने के लिए। और कहिए सबसे कि देखे आर्या। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Bye. Thank you. To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.